Assalamu alaikum students. Today we will talk about traditional symmetric key ciphers. But I hope before that you all have learned about the chapter number 1, an introduction of network security, and few topics from chapter number 2 as I had assigned you as an assignment, as we will take some concepts from modular arithmetic in this chapter to understand the traditional symmetric key ciphers. First, take a look at which topics we are going to cover in this chapter. Basically, we are going to talk about the basic terms used for symmetric key ciphers and the concept of symmetric key ciphers. Then we will emphasize on the categories of traditional symmetric key ciphers, that is substitution and transposition ciphers. Then we will talk about cryptanalysis technique and its categories. Cryptanalysis is basically a technique opposite to the cryptography. Basically it is a technique to break the ciphers. Then we will take a concept of symmetric ciphers, stream ciphers and block ciphers, and we will also talk about enigma machine, that was a dominant cipher used in past times, and enigma machine is basically a type of transposition cipher. So let's start with the introduction with the basic concept of the cryptography or symmetric key cryptography, and starting from the introduction we will move towards multiple topics like Kirchhoff principle, cryptanalysis, and categories of traditional cipher. Let's talk about the basic idea of general idea of symmetric key cipher. ओके, व्हाट इज़ सिमेट्रिक की साइफ़र? व्हाट इज़ साइफ़र? बेसिकली साइफ़र के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे मैसेज को जब हम कोड वर्ड्स में चेंज कर दें तो उस चीज़ को, उस कोड वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? उस कोड वर्ड्स को हम साइफ़र बोलते हैं। अब सिमेट्रिक की साइफ़र कैसा साइफ़र है, मींस ये कोड वर्ड्स कैसे बनते हैं, सिमेट्रिक की साइफ़र वाले कोड वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं? तो अगर आप ये देखें तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर एलिस सेंडर के तौर पर और बॉब जो है रिसीवर के तौर पर जो है ना काम कर रहा है। हम यहाँ पर अपनी पूरी बुक में सेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए एलिस एंड रिसीवर को रिप्रेजेंट करने के लिए बॉब का वर्ड यूज़ करेंगे। इफ़ एलिस वांट्स टू कम्युनिकेट विद द बॉब, तो एलिस हैव अ प्लेन टेक्स्ट टू सेंड. Alice will pass this plain text through some encryption algorithm, and this encryption algorithm will take two inputs. One is plain text and the second is key, and focus on the key, that key is a shared secret key through a secure key exchange channel. Means सेंडर एंड रिसीवर यानी एलिस एंड बॉब के दरमियान यहाँ पे दो हमें चैनल नज़र आ रहे हैं। एक हमारे पास सिक्योर चैनल है और एक हमारे पास इनसिक्योर चैनल है। सिक्योर चैनल को हम यूज़ कर रहे हैं की एक्सचेंज के लिए, की ट्रांसफ़र के लिए, और इनसिक्योर चैनल को यूज़ किया जाएगा डाटा या टेक्स्ट की कम्युनिकेशन के लिए। तो एलिस जो है वो प्लेन टेक्स्ट को पास करता है इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम को, और साथ ही साथ इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम को दूसरी चीज़ जो प्रोवाइड की जाती है वो शेयर्ड सीक्रेट की है। अच्छा, अब की क्या है? की एक तरह की कीवर्ड है, समझ लें। जब हमने किसी भी अपनी एक चीज़ को सीक्रेट करना है, प्राइवेट करना है, हमने उसको सिक्योर करना है। बेसिकली सिक्योर करने के लिए हम उसे किसी बॉक्स में डाल के उसको लॉक करते हैं किसी की के साथ। सिमिलरली यहाँ पे भी प्लेन टेक्स्ट को हम सिक्योर करना चाह रहे हैं, इसलिए हम प्लेन टेक्स्ट को एक इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम से गुजार के और उसको एक की के साथ हम लॉक करके तो उससे साइफर टेक्स्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब शेयर्ड सीक्रेट की क्या होगी? कोई भी जो है की हो सकती है, कीवर्ड हो सकता है, कोई बाइनरी डिजिट्स हो सकते हैं जो कि सेंडर एंड रिसीवर यूज़ करेंगे, डिसाइड करेंगे अब कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, और जो इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम है, बेसिकली ये एक ऐसा एल्गोरिदम है, सेट ऑफ स्टेप्स है, जिसने क्या करना है, जिसने प्लेन टेक्स्ट के जो प्लेन टेक्स्ट है उसके कैरेक्टर्स को या उसके अंदर जो भी डाटा मौजूद है उसे की के साथ इस तरह से मिलाना है कि उससे जो टेक्स्ट बनेगा वो प्लेन टेक्स्ट नहीं रहेगा बल्कि चेंज टेक्स्ट हमें मिलेगा, दैट विल बी द साइफर टेक्स्ट। ठीक है, तो ये एलिस जो है प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम और की से गुजारने के बाद साइफर टेक्स्ट बनाएगा। अब ये इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम, हमें ये तो पता चल गया इसने प्लेन टेक्स्ट को की के साथ मिला के साइफर टेक्स्ट बनाना, लेकिन ये इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कैसे कैसे काम कर सकता है, इसकी हमारे पास पूरी की पूरी वैरायटी मौजूद है। हम ट्रेडिशनल सिमेट्रिक के इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम से लेके मॉडर्न इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम तक डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इस हमारे कोर्स के अंदर। बहरहाल इतना हर एक इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम के साथ होगा कि जब भी किसी इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम को प्लेन टेक्स्ट किसी की के साथ फॉरवर्ड की जाएगी तो वो उस प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा साइफर टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट हमारे पास कोड वर्ड्स,
ठीक है, जो कि अनअंडरस्टैंडेबल होगा किसके लिए, उसके लिए जिसको इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम प्लस की का नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये डाटा जो है एलिस सिक्योर साइफर टेक्स्ट बेसिकली बना के एक इनसिक्योर चैनल पे पुट करता है, और इनसिक्योर चैनल से ही बॉब उस मैसेज को रिसीव करता है, और रिसीव करके उस मैसेज को वो पास करता है डिक्रिप्शन एल्गोरिदम को, और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम भी दूसरी इनपुट शेयर्ड सीक्रेट की ही ले रहा है, और उससे हमारे पास रिकवर क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट रिकवर होता है, वो प्लेन टेक्स्ट जो कि एलिस बॉब के साथ कम्युनिकेट करना चाहता था। लेकिन अगर एलिस ऐसे ही प्लेन मैसेज सेंड कर देता किसी भी इनसिक्योर चैनल के ऊपर, तो इनसिक्योर चैनल से कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी अटैकर जो है उस मैसेज को ले सकता था। यहाँ पे इस बुक में अटैकर के लिए जो वर्ड यूज़ हो रहा है दैट इज़ ईव, EVE, ईव। तो कोई भी ईव इस इनसिक्योर चैनल पे आके अगर प्लेन टेक्स्ट में कम्युनिकेशन हो रही होती तो उसको देख सकता था, और फिर उसको किसी भी तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी या इंटेग्रिटी डिस्टर्ब करने के लिए यूज़ कर सकता था। लेकिन यहाँ पर जो है मैसेज, अब अगर आप ये देखें, मैसेज मूव तो इनसिक्योर चैनल पे कर रहा है, लेकिन मैसेज अपनी प्लेन फॉर्म में मूव नहीं कर रहा, बल्कि चेंज्ड फॉर्म में मूव कर रहा है, यानी साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में मूव कर रहा है। ठीक है जी। सो ये जनरल आइडिया था हमारे सिमेट्रिक की साइफ़र का, कि बेसिकली सिमेट्रिक की साइफ़र में मैसेज जो है प्लेन टेक्स्ट से साइफ़र टेक्स्ट में कैसे चेंज होता है, उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे सेंडर प्लेन टेक्स्ट को साइफ़र टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए, और जो रिसीवर है वो कैसे उस साइफ़र टेक्स्ट को, उस कोड वर्ड्स को दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। सेंडर उसके लिए अगर मैसेज को प्लेन से साइफ़र में कन्वर्ट करने के लिए इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम यूज़ करता है, तो बॉब जो है यानी रिसीवर साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट गेट करने के लिए डिक्रिप्शन का एल्गोरिथम यूज़ करता है, और डिक्रिप्शन का एल्गोरिथम ऑपोजिट है इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम के, क्योंकि जो काम इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम ने करना है उससे बिल्कुल ऑपोजिट काम डिक्रिप्शन का एल्गोरिथम परफॉर्म करेगा। ठीक है जी, जी वो सेम होती है कि। ठीक है जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमें बेसिक आइडिया मिल गया सिमेट्री की साइफ़र का, कि सिमेट्री की साइफ़र्स क्या हैं और ये किस तरह से काम करते हैं, यानी इसके अंदर किस तरह से प्लेन से साइफ़र और साइफ़र से प्लेन टेक्स्ट बनता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। ठीक है, अब सिमेट्री की साइफ़र का जनरल आइडिया हमारे पास मौजूद है। अब हम इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन के लिए, हमारी इंक्रिप्शन के लिए, सिमेट्री की साइफ़र के इंट्रोडक्शन के लिए कुछ और टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग विद द सेम की, अगेन वही वाली बात कि हमने अभी अभी मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिक की साइफर का आइडिया ही यही है कि जो कि इंक्रिप्शन के लिए यूज़ हो वही डिक्रिप्शन के लिए यूज़ हो, तभी हम उस साइफर को सिमेट्रिक की साइफर कहेंगे। सिमेट्रिक की साइफर के ऑपोजिट, इसके कंट्रास्ट में जो साइफर है दैट इज़ एसिमेट्रिक की साइफर, एंड इन एसिमेट्रिक की साइफर द कीज़ यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर नॉट सेम. The keys are related to each other but not exactly the same as in symmetric key cipher. Okay, what is cache of principle? Cache of principle is basically principle that is defines, that describes, that emphasize on the importance of key used for encryption and decryption. अगर हम देखें तो हमारे पास जब हम कम्युनिकेशन में इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन या इनसाफमेंट कर रहे हैं, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए जो एल्गोरिदम यूज़ हो रहे हैं वो एल्गोरिदम तो हमारे पास सेम रहेंगे, कॉमन रहेंगे। ठीक है जी, यानी कि जो इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम एलिस यूज़ कर रहा है, बॉब यूज़ कर रहा है, वही कोई CDEFGH नेटवर्क पे कोई भी पर्सन जो है वो सब के सब वही इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है। लेकिन उस इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम में एक चीज़ जो सिर्फ और सिर्फ सेंडर और रिसीवर के दरमियान रहेगी, जो सेंडर और रिसीवर को पता होगी, वो है की, यानी कि उन्होंने अपने मैसेज को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए मैकेनिज़्म, मेथड तो उस जर्नल सिमेट्रिक की के इंक्रिप्शन के या डिक्रिप्शन के एल्गोरिदम को यूज़ किया, मेथड तो वो वाला यूज़ किया, लेकिन उसको इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए मैसेज को जो की डिफ़ाइन की वो उन दोनों के दरमियान सीक्रेट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के दरमियान शेयर्ड होती है। तो कैश ऑफ प्रिंसिपल भी यही कहता है दैट वन शुड ऑलवेज अज्यूम दैट द एडवर्सी इव नोज द इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, मींस कोई ABCDEFG, इवन उसके अंदर ईव भी आता है, कोई इंट्रूडर, कोई हैकर भी आता है, तो उससे भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम को पता होता है। तो फिर बेसिकली हमारे पास जो हमारे साइफर की इंपॉर्टेंस है, द रेजिस्टेंस ऑफ द साइफर टू अटैक,
मस्ट बी बेस्ड ओनली ऑन द सीक्रेसी ऑफ द की, यानी कि सबसे फिर इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्या है हमारे इंक्रिप्शन के अंदर, वो की जो कि डाटा को प्लेन से साइफ़र और साइफ़र से प्लेन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो रही है, वो की ही हमारे पास क्या होगी, वो सीक्रेट की ही हमारे पास क्या होगी, वो ही हमारे उस पूरे के पूरे इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन की स्ट्रेंथ होगी। इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन का जो मैकेनिज़्म हमने यूज़ किया है अपने नेटवर्क्स के अंदर, उसकी स्ट्रेंथ हमारी की पे डिपेंड करिए, की सीक्रेसी पे डिपेंड करिए, प्लस की के साइज़ पर भी डिपेंड करती है कि एक तो की शेयर्ड सीक्रेट होनी चाहिए सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान, दूसरी बात इतनी छोटी है, इतनी आसान की नहीं होनी चाहिए कि ईव आसानी से उसे गेस कर सके। बहरहाल जी, ये कैश ऑफ प्रिंसिपल है जो कि हमारे इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन या बेसिकली क्रिप्टोग्राफी के अंदर की इंपॉर्टेंस के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट ही क्रिप्ट एनालिसिस। अच्छा, जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी या टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं तो बेसिकली वो टेक्नोलॉजी, वो टेक्निक वो बनाई जाती है किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए जी, जब हमने नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट तरह के सिक्योरिटी इश्यूज़ देखे, हमने सिक्योरिटी थ्रेट्स देखे, तो हमने उन सिक्योरिटी थ्रेट्स से डील करने के लिए कुछ सिक्योरिटी गोल्स सेट किए और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमने कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज, मैकेनिज़म्स एंड टेक्निक्स बनाए। ठीक है, वो थ्रेट्स को बेसिकली डील करने के लिए हमने जब क्रिप्टोग्राफी की बात की, क्रिप्टोग्राफी की एक टेक्निक के बारे में बात की, तो क्रिप्टोग्राफी को इम्प्लीमेंट करने से पहले ये देखा गया, या इम्प्लीमेंट करके एक्चुअली ये देखा गया कि अब इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनको फोकस करना है बेटरमेंट के लिए, इस तरह से कि ईव के या इंट्रूडर या हैकर के अटैक को कम से कम किया जाए या फिर उसे ख़त्म किया जा सके हमारे नेटवर्क्स में से। ठीक है जी, यानी क्रिप्टोग्राफी अगर अप्लाई किया तो क्रिप्टोग्राफी को ब्रेक कैसे किया जा सकता है, क्रिप्टोग्राफी के ऊपर क्या क्या रिस्क हैं, यानी हमारे क्रिप्टोग्राफी मींस अपने आपके मैसेज को प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट या कोड वर्ड्स में चेंज करने वाला जो प्रोसीजर है क्रिप्टोग्राफी, अगर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ हमें कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, यानी हमने जब इसको अप्लाई करके देखा तो ये सारे हमने प्रैक्टिस किए तो फिर हमने इनके जब अपने क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिथम को डिज़ाइन किया तो हमने उसको इस तरह से डिज़ाइन किया कि उसके उस उन एल्गोरिथम्स के अंदर इन अटैक से बचने के लिए इम्यूनिटी एग्जिस्ट करे। ठीक है जी, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द क्रिप्ट एनालिसिस ऑफ द बेसिकली क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्ट एनालिसिस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो क्रिप्ट एनालिसिस बिल्कुल आपके पास ऑपोजिट है क्रिप्टोग्राफी का। क्रिप्टोग्राफी वाज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ क्रिएटिंग सीक्रेट कोड्स, बट क्रिप्ट एनालिसिस इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ ब्रेकिंग दीज सीक्रेट कोड्स। ठीक है जी, तो अब इस टेक्निक को यानी क्रिप्टोग्राफी का बिल्कुल ऑपोजिट है, ये किस किस तरह से हमारी क्रिप्टोग्राफी को ब्रेक कर सकती है, इसकी हमारे पास चार कैटेगरीज हैं, चार तरह के इसके अटैक्स हैं। साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक, चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक एंड चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक। ठीक है जी, बारी बारी इन अटैक्स पे बात करते हैं हम डायग्राम की हेल्प से इन अटैक्स को समझने। जी, तो हमने बोला कि साइफर टेक्स्ट अटैक तीन तरह से अप्लाई किया जा सकता है, ब्रूट फोर्स के थ्रू, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, या फिर पैटर्न्स को फॉलो करते हुए। अब ये किस तरह से अटैक अप्लाई किया जाता है, नेक्स्ट जब हम ट्रेडिशनल साइफर्स पढ़ेंगे तो ट्रेडिशनल साइफर का जब हम क्रिप्ट एनालिसिस साथ साथ करते जाएंगे हर साइफर का, तो उसके अंदर हम इस साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक और इसकी तीनों टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अभी के लिए यहाँ इतना ही कि हमें साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक के बारे में पता होना चाहिए, जिसके अंदर सेंडर एंड रिसीवर का जो कम्युनिकेटेड साइफर टेक्स्ट है उसे इंट्रूडर जो है किसी इनसिक्योर चैनल से उठाता है और फिर अपनी अपनी एफर्ट लगा के खुद से कोई की अप्लाई करके या किसी ना किसी तरह से ब्रूट फोर्स या स्टैटिस्टिक्स या फिर पैटर्न को अप्लाई करके साइफर से प्लेन बनाने की कोशिश करता है। ठीक हो गया जी, इसके अलावा इंट्रूडर कैसे कर सकता है, इंट्रूडर अटैक कर सकता है नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक से। नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक कैसा अटैक है, इस अटैक के अंदर एलिस एंड बॉब जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन को इंट्रूडर किस तरह से अटैक करता है, इस तरह से अटैक करता है कि इंट्रूडर जो है कोई प्लेन टेक्स्ट फाइंड आउट करके रख लेता है अपने पास, प्लेन टेक्स्ट जो है अपने पास सेव कर लेता है। अब वो कौन सा प्लेन टेक्स्ट सेव करता है, किसी प्रीवियस कम्युनिकेशन का, यानी एलिस एंड बॉब ने फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कल के दिन में या 8 घंटे पहले या अटैक से कोई जब इंट्रूडर अटैक कर रहा है उससे कोई 2 दिन पहले कम्युनिकेशन की थी और उसमें एलिस ने बॉब को कोई मैसेज भेजा था और उस मैसेज का जो प्लेन टेक्स्ट है वो किसी तरह इंट्रूडर ने गेट कर लिया और अपने पास सेव कर लिया है
और साथ ही साथ उसने जिस मीडिया के ऊपर कम्युनिकेशन, जिस बेसिकली चैनल के ऊपर, इनसिक्योर चैनल के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है, वहाँ से उसने साइफर टेक्स्ट भी उठा लिया है। तो वो अपने पास से नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक में एक प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट का पेयर बना के रख लेता है, और उस पेयर की बेस पे, प्रीवियस ओल्ड पेयर की बेस पे, वो जो करंट कम्युनिकेशन हो रही होती है उसके साइफर टेक्स्ट को उठा के एनालाइज करके और प्लेन टेक्स्ट बनाने की कोशिश करता है। ठीक है जी। इसके अलावा इंट्रूडर कैसे अटैक कर सकता है? चूज़न प्लेन टेक्स्ट अटैक के थ्रू अटैक कर सकता है। अब ये चूज़न प्लेन टेक्स्ट अटैक कैसा अटैक है? इसके अंदर इंट्रूडर जो है सेंडर की साइट पे मौजूद होता है, मीन सेंडर की मशीन को वो एक्सेस कर सकता है, और उस मशीन को एक्सेस करके वो एलिस का सेंड किया हुआ प्लेन टेक्स्ट चूज़ कर लेता है, और साथ ही साथ एलिस का क्रिएटेड साइफर टेक्स्ट भी अपने पास सेव कर लेता है। और फिर जैसे ही एलिस बॉब के साथ कम्युनिकेशन करता है तो वो लिंक से साइफर टेक्स्ट उठाता है, और उसके पास जो ऑलरेडी मौजूद पेयर है जो कि उसने एलिस से लिया था, वो करंट या प्रीवियस कम्युनिकेशन का भी हो सकता है, उस पेयर की बेस पे अब करंट कम्युनिकेशन का जो साइफर टेक्स्ट है उससे प्लेन टेक्स्ट बनाने की कोशिश करता है। ठीक है जी। इसके अलावा किस तरह से अटैक कर सकते जी, बेसिकली इन चारों अटैक्स के थ्रू हमने ये जानने की कोशिश की कि इंट्रूडर किस तरह से सिस्टम में आकर क्रिप्टोग्राफी को इफ़ेक्ट करने की कोशिश करता है। उसमें हमने देखा कि इंट्रूडर या तो नॉन प्लेन टेक्स्ट के थ्रू जो है बेसिकली साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक के थ्रू आता है। साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक में वो सिर्फ उसका काम है लिंक से साइफर उठाना और उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करना है। फिर वो नॉन प्लेन टेक्स्ट के अटैक के थ्रू आ सकता है, नॉन चूज़न प्लेन टेक्स्ट के थ्रू, और चूज़न साइफर टेक्स्ट अटैक के थ्रू। यानी इन चारों अटैक्स में बेसिकली इंट्रूडर का फोकस क्या है? इंट्रूडर का फोकस ये है कि प्लेन टेक्स्ट से सेंडर ने जो साइफर टेक्स्ट बनाया है उस साइफर टेक्स्ट को से दोबारा प्लेन टेक्स्ट कैसे गेट कर सके, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी बेसिकली क्या है, मैसेज को कोड वर्ड्स में चेंज करना और उन कोड वर्ड्स को तोड़ के दोबारा उससे प्लेन मैसेज, एक्चुअल मैसेज निकालना। यही स्क्रिप्ट एनालिसिस में इंट्रूडर करने की कोशिश करता है। वो 4 डिफरेंट अप्रोचेस अप्लाई करता है, जिसके अंदर उसे पहली बात तो वो सिर्फ और सिर्फ साइफर टेक्स्ट उठाता है और उसके साथ जो है ना उस पर अपनी पूरी की पूरी एफर्ट लगा के उसे प्लेन टेक्स्ट निकालने की कोशिश करता है, या फिर वो जो है लिंक से किसी प्रीवियस ओल्ड कम्युनिकेशन के पेयर को चूज़ करके उसकी बेस पे करंट कम्युनिकेशन को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करता है, या फिर वो सेंडर के कंप्यूटर को एक्सेस करके वहाँ से कोई प्रीवियस पेयर और करंट कम्युनिकेशन का प्लेन टेक्स्ट ले लेता है, या फिर वो इंट्रूडर की साइट पे इंट्रूडर के कंप्यूटर को एक्सेस करके वहाँ पे मौजूद प्लेन और साइफर टेक्स्ट के किसी पेयर को उठाता है और करंट कम्युनिकेशन के साथ उसे मैच करके डिक्रिप्शन करने की कोशिश करता है। ठीक है। अगर इन सारे के सारे अटैक्स में हम देखें तो मेन काम आपके इंट्रूडर का क्या है, उस की को ढूंढना जिसके थ्रू प्लेन को साइफर में कन्वर्ट किया गया। एक दफ़ा इंट्रूडर को की मिल गई जिसके साथ हमने अपने मैसेज को लॉक करके उससे साइफर टेक्स्ट बनाया है, तो उसके बाद किसी भी तरह का अटैक इजीली पॉसिबल है। ठीक है जी। तो इसीलिए हमने कैश ऑफ प्रिंसिपल में कहा कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर, चाहे वो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, क्रिप्टोग्राफी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमारी की सीक्रेसी। इसीलिए की को शेयर करने के लिए भी एलिस एंड बॉब किसी सिक्योर चैनल को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये जो सिक्योर चैनल और इनसिक्योर चैनल है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? सिक्योर चैनल को हम इस तरह से जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सिक्योर चैनल बेसिकली एलिस एंड बॉब के दरमियान एक ऐसा कनेक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के दरमियान डेडिकेटेड लिंक है। उस लिंक को एलिस एंड बॉब ही यूज़ कर सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन उस लिंक को यूज़ ही नहीं कर सकता। और इनसिक्योर चैनल को हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ऐसा चैनल जिसे एलिस एंड बॉब यूज़ कर सकते हैं, तो कोई ईव, कोई इंट्रूडर, कोई हैकर, कोई थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पर्सन भी उस चैनल को यूज़ कर सकता है। इसलिए हमने अपने जो की का एक्सचेंज है, जो कि हमारे बेसिकली क्रिप्टोग्राफी की मेन जो है इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की है, उस की को हमने उसकी सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए
उस की का एक्सचेंज एलिस एंड बॉब सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान किसी डेडिकेटेड या सिक्योर चैनल के थ्रू किया है। अब ये डेडिकेटेड चैनल अगर हम इसे कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, डेडिकेटेड चैनल है जिसमें 24/7 एलिस एंड बॉब को ही वो चैनल एक्सेसिबल है, तो ये स्मॉल डिस्टेंसेस पे तो ऐसा लिंक पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ऐसा लिंक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी एज्यूम यही किया जाता है कि जो की का एक्सचेंज है वो किसी डेडिकेटेड, किसी सिक्योर लिंक या चैनल के थ्रू ही हुआ है, और कम्युनिकेशन किसी भी इनसिक्योर चैनल के थ्रू हो सकती है जो कि 24/7 अवेलेबल नहीं होना चाहिए, बल्कि जब एलिस एंड बॉब को ज़रूरत है वो उसको यूज़ करें, और जब नहीं तो वो उसे जो है दूसरों के लिए फ्री छोड़ सकते हैं। ठीक है जी। बहरहाल अभी तक हमें इतना पता चला है कि सिमेट्रिक की साइफर को जब हमने अप्लाई करना है, क्रिप्टोग्राफी को जब हमने अप्लाई करना है, तो उसके अंदर हमने सेंडर को क्या कहना है, रिसीवर को क्या कहना है, इंट्रूडर को हमने ईफ कहना है, देन प्लेन टेक्स्ट क्या है, साइफर टेक्स्ट क्या है, प्लेन से साइफर बनाने के लिए इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम, साइफर से प्लेन बनाने के लिए डिक्रिप्शन का एल्गोरिथम, और दोनों एल्गोरिथम एक कॉमन सीक्रेट की यूज़ करते हैं सिमेट्रिक की साइफर्स में। और साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि इस साइफर को ब्रेक करने के लिए हमारे पास क्रिप्ट एनालिसिस के अंदर कौन कौन से, क्रिप्ट एनालिसिस के अंदर कौन कौन से अटैक्स आते हैं। हमने उन चारों अटैक्स को, ऑल पॉसिबल वेज को भी देख लिया जिसके थ्रू इंट्रूडर या हैकर हमारे सिस्टम की सीक्रेसी, हमारे डाटा की सीक्रेसी को ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं अपने सिमेट्रिक की साइफर्स के बारे में ही। बेसिकली अगर हम बात करें तो सिमेट्रिक की साइफर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैटेगरी उसकी बनती है, एक टाइप उसकी बनती है सब्स्टिट्यूशन साइफर, एंड सेकंड वन इज़ ट्रांसपोजिशनल साइफर। ठीक है जी। हमारे पास ट्रेडिशनल सिमेट्रिक की साइफर्स दो तरह के हो सकते हैं, फर्स्ट वन सब्स्टिट्यूशनल साइफर्स एंड सेकंड वन ट्रांसपोजिशन साइफर्स। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन साइफर किस तरह से काम करते हैं और ट्रांसपोजिशन कैसे करते हैं, उन दोनों पे बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट करना, यानी ऐसे साइफर जिसमें हम प्लेन टेक्स्ट के जो है वैल्यूज़ को, प्लेन टेक्स्ट के कैरेक्टर्स को या प्लेन टेक्स्ट के बिट्स को साइफर टेक्स्ट के किसी और बिट्स या कैरेक्टर्स या वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। उस इनसाइफरमेंट को, उस इनसाइफरमेंट के मेथड को, इंक्रिप्शन को हम सब्स्टिट्यूशन साइफर बोलते हैं। ठीक है। जबकि इसके ऑपोजिट में मैंने बताया आपको ट्रांसपोजिशन साइफर होता है। ट्रांसपोजिशन साइफर ऐसा साइफर है जिसमें हम पोजीशन चेंज करते हैं अपने प्लेन टेक्स्ट की, इस तरह के उससे साइफर टेक्स्ट बन जाए। फॉर एग्जांपल अगर हेलो मैसेज सेंड करना है तो सब्स्टिट्यूशन साइफर उस हेलो मैसेज की जगह भेजेगा कोई KHOOR कुछ भी भेज सकता है, यानी उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया HELLO को किसी दूसरे अल्फ़ाबेट्स के साथ। लेकिन अगर हम यही ट्रांसपोजिशन साइफर में हेलो की बात करें तो हेलो के वर्ड्स चेंज नहीं होंगे, अल्फ़ाबेट्स चेंज नहीं होंगे, यानी जाएगा HELLO ही है, लेकिन अपना सीक्वेंस, अपना ऑर्डर चेंज करके, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पहले O जाएगा, फिर E चला जाएगा, फिर L जाएगा, फिर H जाएगा, फिर L जाएगा। मींस जाएंगे वही 5 कैरेक्टर्स जो प्लेन टेक्स्ट के एक्चुअल हैं, लेकिन पोजीशन चेंज करके। लेकिन सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम उन प्लेन टेक्स्ट के कैरेक्टर्स को कोई दूसरे कैरेक्टर्स के साथ जो है ना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन साइफर को जो है ना बेसिकली हम फर्दर 2 कैटेगरीज में भी डिवाइड करते हैं। पहले सब्स्टिट्यूशन साइफर की एक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन साइफर बेसिकली आपके प्लेन टेक्स्ट के एक सिंबल को किसी दूसरे सिंबल के साथ रिप्लेस करके प्लेन को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। सब्स्टिट्यूशन साइफर्स को भी हम 2 कैटेगरीज में इस तरह से डिवाइड करते हैं कि मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर्स भी हो सकते हैं और पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर्स भी हो सकते हैं। अब मोनो एंड पोली दोनों को अगर हम इनके नाम पे फोकस करते हैं, इन वर्ड्स पे फोकस करते हैं, तो मोनो मीन्स वन, पोली मीन्स मैनी। तो मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर्स ऐसे साइफर हैं जिसमें हमारे पास प्लेन टेक्स्ट के एक कैरेक्टर को साइफर टेक्स्ट के हमेशा एक ही कैरेक्टर के साथ रिप्लेस किया जाए, जिसमें उसे मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एज को हमेशा प्लेन टेक्स्ट के एज से, मैसेज में अगर प्लेन टेक्स्ट में एज है, प्लेन टेक्स्ट के मैसेज में अगर एच है तो वो साइफर टेक्स्ट में हमेशा के से ही रिप्लेस होगा। अगर तो हम ऐसी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ऐसी रिप्लेसमेंट करते हैं जिसमें हमारे पास प्लेन और साइफर के दरमियान 1-to-1 कनेक्शन है, 1-to-1 रिलेशनशिप है, तो वो मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर्स कहलाते हैं। लेकिन अगर हम प्लेन टेक्स्ट के एक कैरेक्टर को साइफर टेक्स्ट के मल्टीपल कैरेक्टर्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, मीन्स अगर हमारे पास मैसेज में 2 दफ़ा एच आया है
तो फर्स्ट टाइम अगर हम एच को किसी के से रिप्लेस करते हैं तो सेकंड टाइम हम उस एच को किसी एम से रिप्लेस कर सकते हैं अगर, तो वो कौन सा साइफर कहलाता है, वो सब्स्टिट्यूशन कौन सी कहलाती है, वो पोली अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। मींस जिसमें हमारे पास प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के दरमियान वन टू मैनी कनेक्शन होता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है, उसे हम पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर कहते हैं। अगेन ये जस्ट एक हमारे पास थेरेटिकल इसका एक आइडिया जो मैंने आपको दिया, लेकिन जैसे जैसे अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते जाएंगे, इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, हमें ये मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर एंड पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर एंड सब्स्टिट्यूशन साइफर इटसेल्फ क्या है वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन। मोनोअल्फ़ाबेटिक साइफर टूवर्ड्स द मोनोअल्फ़ाबेटिक साइफर। जैसे कि मैंने आपको बताया मोनोअल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन में सिंबल्स जो होते हैं प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के सिंबल्स के दरमियान हमेशा वन टू वन रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और मोनोअल्फ़ाबेटिक साइफर जी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर का। मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर की आगे फर्दर हमें 3 टाइप्स मिलती हैं। उन तीनों टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम अपने चैप्टर नंबर 2 के जिन टॉपिक्स की हमने बात की थी उनकी ज़रा एक रिवीजन लेते हैं, उन पर ज़रा एक बात करते हैं कि उसके अंदर बेसिकली मॉड्यूलर अरिथमेटिक के कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम किस तरह से यहाँ पे अपने मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर के अंदर डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। दैट इज़ वाई लेट जस्ट take a look on some topics from the chapter 2. चैप्टर नंबर 2 में हमें एक टॉपिक मिलता है मॉड्यूलर अरिथमेटिक के अंडर सेट ऑफ रेजिड्यूल्स। सेट ऑफ रेजिड्यूल्स बेसिकली क्या बताता है, द मॉड्यूलर ऑपरेशन क्रिएट्स अ सेट विच इन मॉड्यूलर अरिथमेटिक इज रेफर्ड टू एज द सेट ऑफ लीस्ट रेजिड्यूल्स मॉड्यूलो एन और जी एन। बेसिकली जी एन हमारे पास एक ऐसा सेट है 0 से n-1 तक जो भी n की वैल्यू है, जिसके अंदर अगर हम जिसका कोई भी पोर्शन लें, जिसकी कोई भी वैल्यूज़ लें तो वो उसी सेट से ही बिलोंग करेंगी। लाइक हमारे पास इसी जी एन में से Z2 सेट बनाया है, Z6 सेट बनाया है, Z11 सेट बनाया है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसी सेट का पार्ट है। इसे हम सेट ऑफ रेजिड्यूल्स कहते हैं, सेट ऑफ रेजिड्यूल्स कहते हैं जिसके अंदर उस सेट का हर सबसेट, यानी अगर हम जी सेट का कोई भी सबसेट बनाते हैं तो उसके सारे के सारे मेंबर्स जी एन के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, और उसका साइज़ हम कुछ भी ले सकते हैं, Z2 Z6 Z11। और हम इन सेट ऑफ रेजिड्यूल्स के एक और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो ये है कि अगर हम Z2 के किसी भी वैल्यू के ऊपर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा उसी सेट में ही आएगा। यानी जी एन के ऊपर हम जी एन की किसी भी वैल्यू पे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मॉड लेते हैं, कुछ भी हम अगर उसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर उसी सेट की ही वैल्यूज़ होंगी, उस सेट की लिमिट से बाहर नहीं जा सकता। यानी 0-1 के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो आंसर 0 या 1 ही आएगा। इसी तरह Z6 में अगर हम 0 to 5 कोई ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करते हैं तो आंसर उसी सेट के अंदर आना चाहिए। इसे हम सेट ऑफ रेजिड्यू बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके ऑपरेशंस देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने वही ऑपरेशंस के बारे में बताया। इसके बाइनरी ऑपरेशंस अगर हम प्लस और मल्टीप्लिकेशन देखते हैं और उसका मॉड हम लेते हैं एन के साथ तो हमारे पास आंसर जी एन के अंदर ही आएगा। यानी हम एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, तो जैसे ही हम आंसर का मॉड एन से लेते हैं तो जो आंसर सी आता है हमारे पास, यानी जो फर्दर आंसर सी आता है वो इसी सेट का ही पार्ट होगा। अगेन इसकी प्रैक्टिकल अभी हम जब मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर की टाइप्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें ये प्रैक्टिकल चीज़ें भी नज़र आएंगी। बहरहाल सेट ऑफ रेजिड्यू ऐसा सेट है जिसकी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है वैल्यूज़ की, और जब उस सेट की वैल्यूज़ के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो आंसर उसी सेट की वैल्यूज़ ही होती है। ठीक है, इसके जो 2 ऑपरेशंस हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि वो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम 14+7 करते हैं तो 14+7 आपके पास अगर 14 और 7 जो है वो Z15 का पार्ट है तो 14+7 को ऐड करने से वैसे तो आपके पास 21 आएगा, लेकिन 21 Z15 का पार्ट नहीं हो सकता। Z15 के अंदर 0 से लेके 14 तक वैल्यूज़ आ सकती हैं, इसलिए आंसर को उस सेट की लिमिट के अंदर लेकर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 21 को का मॉड लेना पड़ेगा सेट की टोटल रेंज यानी वैल्यूज़ के साथ, टोटल जितनी भी उसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं 15 के साथ, तो हमारे पास फिर जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वही 14+7 का एडिशन होगा। इसी तरह अगर 11 और 7 Z13 से बिलोंग करते हैं तो 7 - 11 -4 आएगा, बट -4 इज़ नॉट द पार्ट ऑफ Z13 बिकॉज Z13 की रेंज है 0 से लेकर 12 तक, तो फिर उसको रेंज के अंदर लाने के लिए अगेन -4 का मॉड ले लिया 13 के साथ। इसी तरह 7 × 11 अगर हम करते हैं और 7 और 11 दोनों Z20 का पार्ट है तो आंसर
20 0 से लेकर 19 तक आना चाहिए, लेकिन 7+11 का आंसर तो 77 होता है। उसको अब इस सेट के अंदर कैसे वो वापस आएगा, उसके लिए हम आंसर का मॉड ले लेंगे 20 के साथ, 20 रेंज ऑफ द सेट, तो हमारे पास रिजल्टेंट आंसर 17 आएगा। ठीक है जी। सो सेट ऑफ रेजिड्यूल क्या है और सेट ऑफ रेजिड्यूल के ऊपर स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म कैसे किए जाते हैं, सो दैट आंसर रिजल्टेंट आंसर जो है वो उसी सेट का पार्ट रहे, उसकी लिमिट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम अपना एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव एंड अफाइन साइफर के अंदर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, उससे हम इन्वर्सेस की बात करते हैं। बेसिकली मॉड्यूलर अरिथमेटिक के साथ दो तरह के इन्वर्सेस की हम बात करते हैं, एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर हम एडिटिव इन्वर्स तो एडिटिव इन्वर्स बेसिकली कुछ इस तरह से हम एडिटिव इन्वर्स को डिफाइन करते हैं कि फॉर टू नंबर्स ए एंड बी आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर इफ़ ए प्लस बी कॉन्ग्रेंस इज इक्वल टू 0 मॉड एन, कि अगर हम ए और बी को ऐड करें तो आंसर जो है वो आना चाहिए हमारे पास 0 मॉड्यूलो एन। कहने का मतलब है कि हमारे पास हर जो है सेट ऑफ रेजिडुअल में कोई भी एक वैल्यू ए के लिए ऐसा बी मौजूद होता है कि जब हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट आंसर 0 आता है बेसिकली। ठीक है, उसको हम जब कॉन्ग्रेंस एंड मॉड्यूलो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए प्लस बी कॉन्ग्रेंस 0 मॉड एन। ठीक है जी। तो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जब कोई भी दो नंबर जिनको ऐड करने से रिजल्टेंट आंसर 0 आए वो एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है। सिमिलरली अगर हम जैसे कि यहाँ पे Z10 के अंदर जो 6 पेयर्स बनाए हुए एडिटिव इन्वर्स के वो कुछ इस तरह से हैं कि 0+0 करें तो 0 आता है, 1+9 करें तो 10 आता है, 10 mod 10 करें तो आपके पास आंसर 0 आता है। इस तरह 2+8 अगर हम करते हैं तो 2 और 8 का आंसर 10 आएगा और 10 mod 10 0 आएगा। यानी इन सब को अगर हम देखते हैं इनके ऊपर मॉड्यूलर अरिथमेटिक अप्लाई करते हैं ए प्लस बी मॉड एन, तो आपके पास ए प्लस बी मॉड एन से आंसर इन सब के साथ क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब है ये सब एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स। सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कोई भी दो नंबर्स के दरमियान इस तरह से होता है कि अगर हम उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मॉड लें उसका सेट के रेंज के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स में ए और बी एक दूसरे का इस तरह से उनके दरमियान रिलेशनशिप होता है कि उन दोनों को ऐड करने से आंसर 0 आता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ए और बी के दरमियान रिलेशनशिप इस तरह से है कि ए एंड बी को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई नहीं बल्कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके मॉड एन लें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम Z10 के अंदर 8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कुछ इस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा कि हम 8 के साथ ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि जब हम उसको 8 से मल्टीप्लाई करके उसका मॉड लें 10 के साथ तो आंसर 1 आए। तो अगर हम देर इज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बिकॉज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 10 and 8 is equal to 2, that is not equal to 1. In other words, we cannot find any number between 0 to 1 such that when multiplied by 8 the result is congruent to 1, यानी कि 8 का Z10 के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं। 0 से लेकर 9 तक कोई ऐसी वैल्यू नहीं कि जिसको हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करके मॉड 10 लें तो आंसर 1 आए। ठीक है, तो अगर हम Z10 के अंदर सारे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर हम देखें Z10 के अंदर 0 से लेकर 9 तक 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके मॉड 10 लें तो आंसर 0 आता है। इसी तरह अगर 2 का देखो तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। 3 की बात करें तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7 है बिकॉज 3 into 7 is equal to 21 and 21 mod 10 is equal to 1। सिमिलरली 9 and 9, सो 0 से लेकर 9 तक हमारे पास सिर्फ 3 पेयर्स बनते हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, या कह लें टोटल 4 वैल्यूज़ हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बाकी 5 वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बाकी 6 वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता Z10 के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर जो है ना, अगर हम Z11 के अंदर देखते हैं तो उसके कुछ पेयर्स इस तरह से हैं, लाइक 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 है, 2 और 6 एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, 9 9 एंड 10 10 अप टू सो ऑन। ये वो सारी वैल्यूज़ हैं कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करके इनका मॉड लेते हैं 11 के साथ तो रिजल्टेंट हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास 1 आता है।
ठीक है जी। सो एडिटिव इन्वर्स का सिंपल फार्मूला क्या है कि ऐसी दो वैल्यूज़ जिनको हम ऐड करके मॉड लें उनका सेट के साइज़ के साथ तो आंसर ज़ीरो आना चाहिए, और एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के केस में कोई भी दो ऐसी वैल्यू सेट में से जिनको हम मल्टीप्लाई करके मॉड लें उनका सेट के साइज़ के साथ तो आंसर आपके पास वन आना चाहिए। ठीक है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल आइडिया है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं कि हम किस तरह सेट ऑफ रेजिडुअल्स को और किस तरह से हम एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को अपने मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर की टाइप्स में यूज़ करेंगे। बेसिकली मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर की अगर हम टाइप्स देखें तो पहली टाइप ही उसकी एडिटिव साइफर है। नाम से ही पता चल रहा है कि इस साइफर के अंदर हम एडिटिव इन्वर्स के रूल को यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर है, सबसे पहली टाइप है। आप कह लें ट्रेडिशनल साइफर में सबसे पहला साइफर, ट्रेडिशनल सिमेट्रिक की साइफर में सबसे पहला हमारे पास जो साइफर है वो एडिटिव साइफर ही है, क्योंकि हमने सिमेट्रिक की साइफर को ट्रेडिशनल साइफर्स के साथ भी देखना है और फिर हमने उसको एडवांस हमारे पास जो साइफर्स हैं, मॉडर्न साइफर्स हैं, उसके साथ भी देखना है। तो सिमेट्रिक की साइफर की अगर हम ट्रेडिशनल साइफर की बात करें तो सिमेट्रिक साइफर ट्रेडिशनल साइफर्स में जो है सब्स्टिट्यूशन या फिर ट्रांसपोजिशन वाले हो सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन में भी वो मोनो अल्फ़ाबेटिक या पॉली अल्फ़ाबेटिक हो सकते हैं। और अगर मोनो अल्फ़ाबेटिक की बात करें तो उसकी फर्दर आगे तीन कैटेगरीज़ में सबसे पहला साइफर जो सबसे पहला पुराना साइफर है, सबसे कह लें जी फर्स्ट साइफर जो यूज़ हुआ वो एडिटिव साइफर ही है। एडिटिव साइफर को जो है ना हम शिफ्ट साइफर भी कहते हैं और बाज़ औक़ात सीजर साइफर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर शिफ्टिंग का कुछ जैसा काम होता है, दैट इज़ वाई हम इसे शिफ्ट साइफर कहते हैं। और सीजर साइफर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक किंग सीजर है, किंग सीजर था जिसने अपनी सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए एडिटिव साइफर के रूल को यूज़ किया था। दैट इज़ वाई इसका कॉन्सेप्ट, इसका आइडिया एडिटिव साइफर का चूँकि सीज़र के उस कम्युनिकेशन से लिया गया था, इसलिए एडिटिव साइफर को हम सीज़र साइफर का नाम भी देते हैं। ठीक है, लेकिन एडिटिव साइफर जो है वो इसके मैथमेटिकल नेचर को ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएगा। अच्छा, अब इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं? हम एडिटिव साइफर जिस सेट के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं वो आपके पास Z26 है। Z26 मींस जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में कम्युनिकेशन करते हैं, और अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स की रेंज क्या है, A to Z, और A to Z को अगर हम नंबर करते हैं तो वो 0 से लेके 25 तक बनता है, और टोटल हमारे पास जो इसके अंदर वैल्यूज़ एलिमेंट्स बनते हैं दैट आर 26। दैट इज़ वाई हम जो अपने यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करेंगे सेट, यानी हम यहाँ पे इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन के लिए जो सेट यूज़ कर रहे हैं जिसे हम प्लेन और साइफर टेक्स्ट गेट करेंगे जिस सेट में से, वो Z26 है। और Z26 के अंदर हम प्लेन टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस बुक में हम हर जगह प्लेन टेक्स्ट को स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, और प्लेन टेक्स्ट को जब हम साइफर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर उसको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इन हर A और B के लिए, चाहे वो प्लेन है चाहे वो साइफर है, एक स्पेसिफिक जो इंटीजर वैल्यू डिफाइंड है, जैसे A के लिए 0 है, B के लिए 1 है, और Z के लिए ये 25 तक होगी। ठीक है, अब एडिटिव साइफर कैसे काम करता है देखें जी। एडिटिव साइफर कुछ इस तरह से काम करता है, हमारे पास ये एक मैसेज है, इंट्रूडर के पास, सॉरी एलिस के पास कोई भी एक मैसेज है प्लेन टेक्स्ट, उसने सेंड करना है बॉब को। वो क्या करेगा, प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम से पास करेगा। अब इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम क्या काम करता है, वही जो हमारे पास एक मिस्ट्री थी अभी तक कि इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम के अंदर क्या होता है। अब एक्चुअली हम इन साइफर्स के अंदर उसी को डिस्क्राइब, उसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम क्या करेगा, प्लेन टेक्स्ट के ऊपर की को ऐड करेगा, प्लेन टेक्स्ट के अंदर की को ऐड करेगा और मॉड लेगा आंसर का 26 के साथ। 26 के साथ क्यों, क्योंकि हम Z26 की बात कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए प्लेन टेक्स्ट के साथ हम की को ऐड करेंगे इस इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम के अंदर एडिटिव साइफर के रूल के थ्रू, और मॉड लिया जाएगा 26 के साथ, और रिजल्टेंट जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी द साइफर टेक्स्ट। उसी साइफर टेक्स्ट को फिर पास करवाया जाएगा डिक्रिप्शन के एल्गोरिदम के थ्रू। अब हमने पहले भी बात की थी, इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम का जो रूल होता है, डिक्रिप्शन के एल्गोरिदम का रूल हमेशा उससे ऑपोजिट होता है। जैसे कि अगर इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम में प्लेन टेक्स्ट के अंदर की को ऐड किया गया तो डिक्रिप्शन में साइफर टेक्स्ट में से की को माइनस कर दिया जाएगा, सिंपल। ठीक है जी, अगर हम इसकी बात करें, इसकी डेफिनेशन की, तो व्हेन द साइफर इज एडिटिव द प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट एंड द की आर इंटीजर इन द Z26। ये हमने याद रखना है हमेशा, जैसे क्योंकि ये सेट ऑफ रेजिडुअल की हम बात करें तो रेजिडुअल्स में हमारे पास जो प्लेन है, साइफर है, की है, वो सारे के सारे उसी सेट का मेंबर होने चाहिए, उस सेट की रेंज से वो बाहर नहीं जा सकते। बहरहाल जी, इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कि किस तरह से प्लेन टेक्स्ट को अंदर की को ऐड करके हम साइफर बनाते हैं, फिर साइफर से किस तरह से बनाया
आ जाता है। ये हमारे पास एक मैसेज है जिसे हमने सेंड करना है। मैसेज सेंडर के पास क्या है जी, मैसेज है हेलो। अब हेलो मैसेज सेंड करने के लिए एलिस एंड बॉब ने एक की डिसाइड की, आपस में शेयर किया, दैट इज़ अ शेयर्ड सीक्रेट की, सिमेट्रिक की, जो कि सेम इंक्रिप्शन के लिए भी ये यूज़ होगी और डिक्रिप्शन के लिए भी ये यूज़ होगी। की क्या है जी, की है 15। सबसे पहले क्या करेगा एलिस अपने प्लेन टेक्स्ट को इंटीजर्स में कन्वर्ट करेगा Z26 के टेबल को फॉलो करते हुए। हेलो से हमने उसकी इंटीजर वैल्यूज़ निकालनी। अब हेलो के इस HELL और O के इंटीजर वैल्यूज़ में की को ऐड करके मॉड लिया जाएगा 26 के साथ। ये है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन में जब हम इस तरह से एडिशन करके मॉड 26 लेंगे तो रिजल्टेंट आंसर निकलेगा। जो भी रिजल्टेंट आंसर निकलेगा वो हमारे पास साइफर बनेगा। जैसे कि 7 + 15 हम करेंगे तो हमारे पास 22 आएगा। 22 मॉड 26 करेंगे तो आंसर 22 ही आएगा, क्योंकि जब भी हम किसी वैल्यू का मॉड लेते हैं, किसी छोटी वैल्यू का बड़ी वैल्यू के साथ मॉड लेते हैं, तो आंसर हमेशा छोटी वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है। ठीक है, मॉडुलस का रूल है कि जब भी किसी छोटी वैल्यू का मॉड बड़ी वैल्यू से लिया जाता है तो आंसर में वो छोटी वैल्यू वापस आ जाती है। ठीक है जी, इस तरह से हमने ये इंक्रिप्शन करके देखी। 7 + 15, 7 में 15 ऐड किया, 4 में एंड अप टू सोन, हर एक में हमारे पास जो अब साइफर टेक्स्ट बना है। अब हेलो मैसेज हमारे पास कन्वर्ट हो गया कि इसमें WTAAD में hello was a meaningful word, but WTAAD is not a meaningful word, so this is a code word, this is a cipher text that Alice will send to the Bob। और अगर इसको इंट्रूडर देखता है, लेता है, तो वो उसको अटैक करके इससे साइफर प्लेन टेक्स्ट बनाने की कोशिश करेगा। अगर वो अपनी कोशिश में काम होता है तो कामयाब होता है तो वो जो है हमारे साइफर को तोड़ सकता है। अदरवाइज़ इस तरह से मैसेज को प्लेन से साइफर में कन्वर्ट करके जब हम सेंड करते हैं तो हमारा मैसेज एक सीक्रेट कोड वर्ड्स की फॉर्म में मूव कर रहा होता है। ठीक है जी, अब इसी का अगर हम देखते हैं डिक्रिप्शन कैसे होगी, तो डिक्रिप्शन के लिए अब हमारे पास प्लेन टेक्स्ट नहीं साइफर टेक्स्ट है। और साइफर टेक्स्ट क्या है, WTAAD, और की यहाँ पे अगेन सिमेट्रिक की साइफर है, तो वही यूज़ होगी जो इंक्रिप्शन के लिए यूज़ हुई है। इंक्रिप्शन के लिए 15 है तो डिक्रिप्शन के लिए भी 15 ही होगी। ठीक है, और इस साइफर टेक्स्ट के कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट्स को अगेन हम कन्वर्ट करेंगे किस में, हम इसको करेक्टर बाय करेक्टर डिक्रिप्ट करने के लिए इन करेक्टर्स से पहले इनके इंटीजर वैल्यू बनाएंगे, इंटीजर वैल्यू राइट करेंगे Z26 में से देख के, और फिर उस इंटीजर्स के साथ हम उस इंटीजर्स में से की को माइनस करके मॉड लेंगे 26 के साथ, जो कि डिक्रिप्शन का फॉर्मूला है, दैट साइफर टेक्स्ट माइनस C-K मॉड 26। हमने वही फार्मूला अप्लाई किया। जब हम 22 - 15 करते हैं तो आंसर 7 आता है। अगेन छोटी वैल्यू है तो मॉड 26 लेने से उसी रेंज के अंदर ही छोटी वैल्यू है मॉड 26 के साथ मॉड लेंगे हम। 22 - 15 अगर हम करते हैं तो 22 - 15 हमारे पास आंसर आता है जी 7 मॉड 26 लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर हमारे पास छोटी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। इसी तरह अगर 19 - 15 करते हैं तो आंसर आता है 4 मॉड 26, अगेन छोटी वैल्यू है तो आंसर एज इट इज़ आ जाएगा। 0 - 15 करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास -15। अब -15 हमारे पास मॉड 26 Z26 का तो पार्ट ही नहीं है, Z26 के अंदर तो कोई नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर ये -15 11 कैसे बन गया। बेसिकली हमने इस -15 को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए इसके साथ क्या किया, -15 के अंदर 26 ऐड कर दें। -15 के अंदर जब आप 26 ऐड करेंगे यानी +26 करेंगे तो -15 + 26 से 26 - 15 किया जाएगा, और 26 - 15 से हमारे पास आंसर आएगा 26 - 15 से हमारे पास आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, और फिर 11 का मॉड लिया जाएगा 26 के साथ तो वो 11 ही आ जाएगा। सिमिलरली 0 - 15 करते हैं तो माइनस आंसर आता है, -15 आता है। -15 पार्ट नहीं है Z26 का, उसको पॉजिटिव करने के लिए उसमें हम 26 ऐड करेंगे, आंसर 11 आएगा। और मॉड 26 लेंगे 11 का मॉड 26 दोबारा 11 ही आ जाएगा। सिमिलरली जब हम 3 - 15 की बात करते हैं तो 3 - 15 से आंसर -12 आएगा। अगेन -12 इज़ नॉट द पार्ट ऑफ Z26, 0 से लेके 25 तक -12 की कोई जगह नहीं, तो -12 को हम पहले Z26 में लेकर आएंगे और फिर हम मॉड लेंगे 26 के साथ। तो -12 को Z26 में लाने के लिए -12 + 26 करते हैं। -12 + 26 करने से हमारे पास आंसर आएगा 14 का मॉड लेंगे 26 के साथ, तो अगेन छोटी वैल्यू है तो छोटी वैल्यू का बड़ी वैल्यू से मॉड लेने से आंसर 14 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरह से दोबारा हमारे पास क्या रिकवर हो गया, WTAAD से हमने दोबारा हेलो मैसेज क्रिएट कर लिया। ठीक है जी,
ये थी हमारे पास एडिटिव साइफर के अंदर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। हाँ जी, शिफ्ट साइफर एंड सीजर साइफर इसको क्यों बोलते हैं? हिस्टोरिकली एडिटिव साइफर का नाम शिफ्ट साइफर था, फिर जूलियस सीजर हमारे पास एक ने एडिटिव साइफर को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करता था, दैट इज़ वाई हम एडिटिव साइफर को बाज़ औक़ात सीजर साइफर भी कहते हैं। एडिटिव साइफर को जो है हम तब तो हम एडिटिव साइफर को एक स्पेसिफिक केस में हम कहेंगे ही सीजर साइफर, कब? जब हमने एडिटिव साइफर के अंदर जो की है वो 3 यूज़ की है, तब एडिटिव साइफर हमारे पास कहलाएगा ही क्या? सीजर साइफर कहलाएगा। ठीक है, बहरहाल जी ये इसके 2 और नाम हैं जिसकी हम बात करते हैं। अच्छा, अब इस एडिटिव साइफर के बाद हम बात कर देते हैं इसके क्रिप्ट एनालिसिस की। एडिटिव साइफर का क्रिप्ट एनालिसिस देखते हैं। क्रिप्ट एनालिसिस बेसिकली क्या बताता है? क्रिप्ट एनालिसिस ये बताता है, क्रिप्ट एनालिसिस से हम ये चेक करते हैं कि कोई भी साइफर कितना स्ट्रॉन्ग या कितना पावरफुल है। ठीक है, लाइक एक प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट बनाया तो उसको तोड़ना कितना आसान या कितना मुश्किल है, उसे ब्रेक करना उसकी साइफरमेंट को कितना आसान या कितना मुश्किल है, वो उसका क्रिप्ट एनालिसिस कहलाएगा। और क्रिप्ट एनालिसिस हम किस तरह से करेंगे? क्रिप्ट एनालिसिस करने के लिए बेसिकली हम इंट्रूडर का माइंड ऑफ सेट लेके चलेंगे। हम इंट्रूडर की जो अप्रोच है हमारे साइफर टेक्स्ट के ऊपर, ताकि वो उससे प्लेन बना सके, हम उस अप्रोच के साथ चलेंगे। अब हमने पहले भी बात की थी कि हमारे पास किसी भी जो ट्रेडिशनल सिमेट्रिक की साइफर्स हैं उनको अटैक करने के लिए जो क्रिप्ट एनालिसिस है वो 4 तरीक़ों से किया जा सकता है अटैक उसमें और उसमें जो सबसे कॉमनली यूज्ड अटैक है, जो कि बहुत आसानी से किया जा सकता है, ये हर सूरत किया जा सकता है, जिसमें इंट्रूडर को सेंडर या रिसीवर की मशीन्स पे एक्सेस की भी ज़रूरत नहीं है, वो है हमारे पास जो है साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक। साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक में भी हमने कहा था 3 कैटेगरीज हैं, ब्रूट फोर्स, स्टैटिस्टिकल और पैटर्न। ब्रूट फोर्स अटैक हमने कहा था सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इसमें अटैक, और ऐसा अटैक जिसमें 100% सक्सेस की गारंटी है, लेकिन उसमें टाइम जो है हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते पहले कि कितने टाइम में अटैक सक्सेसफुल होगा, कितने टाइम में इंट्रूडर मैसेज को डिक्रिप्ट कर पाएगा। बहरहाल इस अटैक के थ्रू अटैकर जो है, इंट्रूडर जो है, वो कभी ना कभी सक्सेसफुल हो जाएगा। चलें जी, हम यहाँ पे भी अपने एडिटिव साइफर के ऊपर भी ब्रूट फोर्स अटैक अप्लाई करके देखते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक अगर अप्लाई करके देखेंगे तो ये हमारे पास एक साइफर टेक्स्ट गिवन है जो कि इंट्रूडर ने इंटरसेप्ट किया है किसी भी इनसिक्योर चैनल से, जिसमें UAVCL मतलब कुछ भी अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि अभी हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं है। मीनिंगफुल इसलिए नहीं है क्योंकि हमें उसकी समझ नहीं आ रही कि वो क्या हैं अल्फ़ाबेट्स। अच्छा, इसी तरह हम अगर इंट्रूडर के माइंड से देखते हैं, अगर आप अटैकर हैं, हम अटैकर हैं, हमें ये साइफर टेक्स्ट हमने चूज़ किया लिंक से, और अब हम इससे प्लेन टेक्स्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम ब्रूट फोर्स अटैक, अगर मैं इंट्रूडर हूँ, अटैकर हूँ, तो मैं इस पर ब्रूट फोर्स अटैक कैसे लगाऊंगी? ब्रूट फोर्स अटैक लगाने के लिए जो है इंट्रूडर के तौर पर मैं कीज़ अप्लाई करके देखूँगी इसके ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने की 1 अप्लाई करके देखी, Z26 में से की अप्लाई करेंगे। ज़ीरो को तो एज अ की चूज़ किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी हम अल्फ़ाबेट में ऐड करें तो वही आंसर, वही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि हम ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड करें, ज़ीरो को 1 में ऐड करें तो हमारे पास 1 नहीं बनेगा। तो अगर हम हेलो मैसेज को भी इंक्रिप्ट करने के लिए ज़ीरो वाली की यूज़ करते तो उसकी इंक्रिप्शन भी हेलो ही आती, ठीक है। लेकिन ज़ीरो के अलावा जो बाकी 25 कीज़ हैं उन सबको बारी बारी इंट्रूडर ट्राई करेगा। वो पहली की को ट्राई करता है, K1 को ट्राई करता है, 1 को ट्राई करता है, तो जो है U की वैल्यू लेके, U की टेबल से अगर आप वैल्यू देखते हैं, जो भी उसकी U की वैल्यू है, V की वैल्यू है, A की वैल्यू है, A की वैल्यू लाइक 1 है, 1 वैल्यू को लेता है और 1 में से वो 1 माइनस करके mod 26 लेता है, तो उसके पास 0 आता है। सॉरी, A 0 है तो 0 में से वो -1 करके, -1 में +26 करके 25 बनाता है। 25 का मॉड लेता है 26 के साथ, तो उसके पास 25 ही आता है, लेकिन उससे मीनिंगफुल करैक्टर नहीं मिलता, ठीक है। यानी उसने हर एक UVACLYFZIJZLJBYL हर एक करैक्टर के ऊपर बारी बारी उसकी वैल्यू, उसको जो है उन करैक्टर से इंटीजर बनाने हैं, उन इंटीजर में से उसने -1 करना है और मॉड लेना है 26 के साथ, और फिर जो रिजल्टेंट आंसर आना है उसको दोबारा उसने अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसने जब पहली दफ़ा K1 के साथ किया तो उसे जो आंसर मिला, अल्फ़ाबेट्स मिले, उन्होंने मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनाया, मीनिंगफुल मैसेज नहीं बनाया।
फिर उसने 2 को ट्राई किया, उसी तरह उसने यू वी ए एंड सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स को पहले इंटीजर में कन्वर्ट किया, उन इंटीजर्स में से उसने -2 किया और मॉड लिया 26 के साथ, जो इंटीजर वैल्यू आंसर में है उसको उसने दोबारा अल्फ़ाबेट्स में चेंज किया, लेकिन फिर उसके पास मीनिंगफुल मैसेज नहीं आया, लाइक STYA JWD एंड एक्सेट्रा, ये कुछ मैसेज आया वो मीनिंगफुल नहीं है। फिर उसने 3 को अप्लाई करी, 3 को जो है ट्राई करने की कोशिश की, 3 को ट्राई किया, इसी तरह सेम पैटर्न फॉलो किया तो भी उसके पास मीनिंगफुल मैसेज नहीं आया। इसी तरह 4 5 6 के साथ उसने ये किया, लेकिन जब उसने 7 के साथ ट्राई किया तो वो सक्सेसफुल हो गया, उसे एक मीनिंगफुल मैसेज मिल गया, यानी UAVCL जो है उसकी डिक्रिप्शन किस की के साथ पॉसिबल है, की 7 के साथ पॉसिबल थी। लेकिन ये अटैक की आप अप्रोच देखें, इसके अंदर कोई एक की नहीं ट्राई की गई, बल्कि शुरू से इंट्रूडर ने काम करना शुरू कर दिया। उसने ऑल पॉसिबल कीज़, जितनी भी कीज़ पॉसिबल हो सकती है, अगर उसे 24 तक भी, यानी कि K24 रख के भी उसे आंसर ना मिलता तो वो K25 को अप्लाई करके देखता कि कहीं जी के थ्रू तो नहीं मैसेज को इनक्रिप्ट किया गया, ताकि वो मैसेज को ब्रेक कर सके, उसकी सीक्रेसी को ब्रेक कर सके। ठीक है जी, ये है ब्रूट फोर्स अटैक जो कि एडिटिव साइफर के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और इसमें कभी ना कभी मैंने आपको कहा है कि फुल पूरी ब्रूट फोर्स लगा दी जाती है ना, पूरी फोर्स लगा दी जाती है, और कभी ना कभी इंट्रूडर जो है सक्सेसफुल हो जाता है अपने मैसेज को करने में। ठीक है, इसी तरह ब्रूट फोर्स अटैक के अलावा जो अटैक अप्लाई किया जा सकता है साइफर ओनली अटैक में, उसमें हमने कहा था एक पैटर्न अटैक होता है और एक आपके पास स्टैटिस्टिक अटैक होता है। स्टैटिस्टिक अटैक और पैटर्न अटैक के लिए कुछ Z26 के अंदर किस तरह से ये अप्लाई किया जाएगा, अगर तो पैटर्न अटैक स्टैटिस्टिक अटैक अप्लाई करना है तो उसके लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हर करेक्टर की फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं। ठीक है, हर करेक्टर की फ्रिक्वेंसी देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा हमारा आने वाला जो वर्ड है हमारे मैसेजेस के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंसेस में वो ई है। ठीक है, उससे कम है टी, एंड सबसे कम जो है वो जी की फ्रिक्वेंसी, यानी सबसे कम जो करेक्टर आता है हमारे पास वो जी है। अब इस फ्रिक्वेंसी टेबल की हेल्प से इंट्रूडर क्या कर सकता है, इस फ्रिक्वेंसी टेबल की हेल्प से इंट्रूडर जो है ना ये जान सकता है कि अगर तो मैसेज के अंदर वो ये देखता है कि अगर मैसेज के अंदर करेक्टर ई बार बार करेक्टर एक स्पेसिफिक करेक्टर आ रहा है बार बार, फॉर एग्जांपल वो देखता है कि मैसेज के अंदर करेक्टर सी बार बार आ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा आने वाला मैसेज के अंदर साइफर टेक्स्ट के अंदर जो करेक्टर है वो सी है, तो वो ये गेस करता है कि हो सकता है ये सी ई हो, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा आने वाला करेक्टर कौन सा है मैसेज के अंदर, वो हर सेंटेंस के अंदर सॉरी वो ई है, तो अगर उसे सी सबसे ज़्यादा बार मिलता है तो वो सी को डिक्रिप्ट करता है ई से, और जिस की के थ्रू सी से वो ई तक पहुंचता है, यानी सी में से वो क्या माइनस करे सी के इंटीजर वैल्यू में से कि ई बन जाए, वो उसी वैल्यू को की बनाता है और बाकी सारे मैसेज को भी उससे डिक्रिप्ट करने की कोशिश करता है। हो सकता है वो अपनी पहली अटैम्प्ट में कामयाब हो जाए, अगर नहीं तो फिर उससे वो सेकंड स्टेप पे ई से कम फ्रिक्वेंसी वाले वर्ड को देखता है, यानी सी से कम फ्रिक्वेंसी वाला वर्ड, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एच, उसके बाद सबसे ज़्यादा साइफर टेक्स्ट के अंदर आ रहा है, तो वो उस एच को फोकस करता है, वो देखता है एच के लिए, एच को वो डिक्रिप्ट करने की कोशिश करता है टी से, एज को जिस की के थ्रू टी में कन्वर्ट करता है उसी की को वो यूज़ करके बाकी सारे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। सिमिलरली वो अपनी इस अप्रोच के साथ जाता है और वो इन सारी इस फ्रिक्वेंसी टेबल के अकॉर्डिंग या डिफरेंट फ्रिक्वेंसी या स्टैटिस्टिक्स बेसिकली सेट करके एक जो है प्रॉपर जो है ना एक कह लें जी एक स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज़ के साथ अटैक करता है। अब इसमें ब्रूट फोर्स की तरह उसने 1 से लेकर 25 तक सारी कीज़ अप्लाई नहीं करनी, बल्कि इसमें उसने अपना एक सेट बना लेना है फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग के जिस करेक्टर्स की ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है उनको पहले वो फोकस करेगा डिक्रिप्शन के लिए, और वो अपनी लेस अटैम्प्ट्स के साथ इसमें सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन ब्रूट फोर्स के अंदर हम कह सकते हैं उसे अपनी सारी एफर्ट यानी 1 से लेकर 25 तक कीज़ भी अप्लाई करनी पड़ सकती हैं। इस तरह पैटर्न अटैक में इंट्रूडर जो है वो मैसेज के अंदर साइफर टेक्स्ट के अंदर पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, यानी वो देखने की कोशिश करता है कौन से वर्ड्स बार बार इकट्ठे आ रहे हैं। जैसे उसे साइफर टेक्स्ट में जो है कोई बी और एन बार बार इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, बी और एन, बी और एन, बी और एन, तो वो देखता है उसको किसी डायग्राम से रिप्लेस करने की कोशिश करता है। लाइक वो बी एन को कहता है वो बी एन टी एच हो सकता है प्लेन में, वो साइफर का बी एन कोई जो है एच ई हो सकता है या कुछ भी हो सकता है इस डायग्राम्स में से। तो अगेन उसके पास एक सेट ऑफ जो है कीज़ है जिसे उसने अप्लाई करके देखना है,
और अगर वो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो बाकी मैसेज को भी वैसे ही डिक्रिप्ट किया जाएगा। अगर वो डायग्राम्स को एक्सप्लोर कर लेता है तो वो फिर बाकी मैसेज को भी डिक्रिप्ट कर सकता है, या फिर वो ट्राईग्राम्स के साथ कर सकता है। ट्राईग्राम्स में वो देखता है कि कौन से 3 कैरेक्टर्स इकट्ठे आ रहे हैं, उन 3 कैरेक्टर्स को देखता है। फॉर एग्जांपल साइफर टेक्स्ट के अंदर जो है बी डी और एफ इकट्ठे आ रहे हैं, तो वो बी डी और एफ को रिप्लेस करने की कोशिश करता है दी के साथ, एच ई आर के साथ, टी एच ए के साथ, या किसी भी ट्राईग्राम के साथ रिप्लेस करने की कोशिश करता है। अगर उसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो वो बाकी मैसेज के ऊपर भी वही की अप्लाई करके डिक्रिप्शन करने की कोशिश करता है। ठीक है जी। ब्रूट फोर्स अटैक में उसने 1 से लेकर 25 तक सारी कीज़ लगानी है। स्टैटिस्टिकल अटैक में उसने फ्रीक्वेंसी ऑफ करेक्टर्स पे फोकस करके कुछ सेट के साथ अप्लाई करना है, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ के साथ अटैक करना है, कुछ सेट ऑफ कीज़ के साथ। इसी तरह पैटर्न अटैक में भी उसने कुछ पैटर्न्स की बेस पे कुछ सेट ऑफ कीज़ के साथ अटैक करने की कोशिश करना है, सबके साथ नहीं करना। लेकिन 100% सक्सेस उसमें उसको किस में मिलेगी? ब्रूट फोर्स अटैक में ही मिलेगी। ठीक है जी, आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। हमें ट्रेडिशनल साइफर के फर्स्ट साइफर एडिटिव साइफर का आइडिया हमने लिया आज कि वो कैसे काम करता है, किस तरह प्लेन से साइफर और साइफर से प्लेन बनता है, और साथ ही साथ हमने उसका क्रिप्ट एनालिसिस भी देख लिया कि अगर इंट्रूडर अटैकर हैकर आके उस पर अटैक करता है तो वो किस किस तरह से अटैक कर सकता है, उसकी क्या क्या अप्रोच हो सकती है, हमने आज उसकी बात की है। ठीक है जी, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल यहीं से कंटिन्यू करें।